नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी और लू से आखिरकार थोड़ी राहत मिल गई है। गुरुवार शाम हुई बारिश, तेज हवाओं और गरज चमक के बाद मौसम सुहावना हो गया। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार 30 मई तक बारिश और बदलते मौसम का ये दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जबकि शनिवार और रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है जबकि झोंकों के साथ ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने खराब मौसम के दौरान पेड़ों और खुले स्थानों से दूर रहने को कहा है क्योंकि तेज हवा और बिजली गिरने जैसी घटनाओं का खतरा बना रह सकता है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा था। इस बीच थोड़ी बहुत राहत लोगों को कल की बारिश की वजह से मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत राहत कल जो बारिश हुई है उससे लोगों को मिलती हुई जरूर दिखाई दी। मौसम सुहावना हो गया, सुबह भी ठंडी हवाएं चलती हुई नजर आ रही थी। मौसम विभाग की तरफ से शनिवार और रविवार के लिए भी बारिश के संकेत यहां पर दिए गए हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रचंड गर्मी के बीच लोगों का जो हाल था वो बेहाल नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं लोगों में परेशानियों का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि 44 डिग्री टेम्परेचर में लोग जो है घरों से बाहर निकलने के लिए भी काफी ज्यादा परेशान थे। हालांकि कोई जरूरी काम था तभी वो घर से बाहर जो है वो निकल रहे थे। अब यही नहीं, आपको बता दें कि इसकी वजह से काफी ज्यादा जो लोगों में पानी की मात्रा जो होती है वो कम थी और कहीं ना कहीं लोग पानी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। फ्रूट जो आपको बता दूं कि इससे सावधानी बरतने के लिए वो तमाम वो सारी चीजें कर रहे थे जिसमें लोगों को राहत मिल सके। आपको बता दें कि ज्यादातर जो फल का इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है उसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे लोग और अपने शरीर को पूरा ढककर बाहर निकल रहे थे। दुपट्टे का इस्तेमाल कर रहे थे, अंगोछे का इस्तेमाल कर रहे थे और तमाम उन सारी चीजों जैसे लिक्विड जैसी चीजें जैसे नारियल पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस इत्यादि चीजों का ज्यादा सेवन जो है वो कर रहे थे जिससे उनको लू से बचाया जा सके। और कहीं ना कहीं जो वेव सिटी का जो वेव हीट का जो मामला है, वेव हीट में तमाम इस वक्त जब ऑरेंज और रेड अलर्ट जब होता है तो कहीं ना कहीं लोग उसमें जो वेव हीट का शिकार ना हो उसको लेकर भी प्रशासन द्वारा तमाम वो पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जहां पर ये भी देखा गया था कि जगह जगह गाजियाबाद के नगर निगम में जो मटके लगाए गए थे जहां पर लोग अपनी पानी पूर्ति करने के लिए लगा सके। जगह जगह जल छिड़काव कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मौसम जो है और लू की थपेड़ों से लोग बचे जा सके। इसको लेकर सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं आपको कि अभी फिलहाल की जो स्थिति है, इस मौसम ने कल देर शाम को करवट बदली है और उसके बाद लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखी गई है। आपको बता दें, कल मौसम ने जिस तरीके से करवट बदली है, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम वो जिले हैं जहां पर बारिश ने और आंधी ने दस्तक दी है जिसकी वजह से जो माहौल जो है वो बिल्कुल ठंडा रहा है और लोगों के चेहरे पर इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं वहीं दूसरी तरफ बात करें कि लोगों में सबसे ज्यादा इस चीज की चिंता थी कि इस गर्मी से कैसे बचाया जा सके, उसको लेकर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। अब लोग अपने काम के लिए भी काफी ज्यादा इन दिनों का इंतजार करते थे। हालांकि ये इंतजार जो है वो अब खत्म हो चुका है। आज भी स्थिति ऐसी बनी, जो हवाएं हैं वो भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से गर्मी का सितम था उससे एक बड़ी राहत है। लोगों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल अजीत, और जिस तरीके की स्थिति है क्योंकि कहीं ना कहीं भारी जो गर्मी पड़ रही थी उससे सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा था जो फील्ड वर्क में है,
क्योंकि घर से बाहर निकलना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो दिनों दिन दिल्ली एनसीआर में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। अब ऐसे में थोड़ी राहत उन लोगों को ज़रूर मिलेगी जो फील्ड वर्क करते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि कई जगहों पर अस्पतालों की बात करें तो हीट वेव और जो डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या थी उसमें भी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब ऐसे में मरीजों की संख्या में भी गिरावट यहाँ पर दर्ज की जाएगी। देखिए, साफ तौर पे मैं आपको बताऊं कि अब फिलहाल जिस तरीके से प्रचंड गर्मी थी, लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस गर्मी के बीच जो है वो जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो किसानी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेली चलाते हैं, जो मजदूर तबके के जो लोग हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक सिरदर्द बन गई थी गर्मी, और कहीं ना कहीं उनको इसका शिकार जो है वो हो रहे थे। हीट वेव के कारण कई ऐसे गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में एक वार्ड भी बनाया गया था, जिसमें उसका नाम जो है वो कोल्ड रूम रखा गया था, और हीट वेव से बचने के लिए वहां 6 बेड का वो कमरा तैयार किया गया था, जिसमें एक छोटा सा आर्टिफिशियल जो तालाब बनाया गया था, आर्टिफिशियल जो स्विमिंग पूल है वो बनाया गया था, जिससे कहीं ना कहीं जो मरीज इस तरीके के जो हीट वेव के जो मरीज है, अगर वो अस्पताल में आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट और उनका इलाज जो है वो अच्छे से हो सके। तो इसकी भी पुख्ता इंतजाम जो है वो जिला प्रशासन स्तर पर किए गए थे। हालांकि इससे पहले ही जिस तरीके से गर्मी ने दस्तक दी थी, तपती धूप में जिस तरीके से लोगों को प्रेशर बनाया जा रहा था, तो बीच में जिला गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा मौके पर इसका संज्ञान लिया गया और उस बच्चों की स्कूलों की भी छुट्टी कराई गई थी। 13 तारीख से ही बच्चों की जो छुट्टी है वो करा दी गई थी, और कहीं ना कहीं अब बच्चे भी घर में जब अगर बने हुए हैं तो उनके लिए लाइट की व्यवस्था जो है वो ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से गर्मी का माहौल जो है वो देखते हुए लोड ज्यादा बिजली घरों पर पड़ रहा है, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा जो लापरवाही है बिजली विभाग की देखी गई है। फिलहाल कई गांव ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर दिन तक लाइट नहीं आती है, रात का इंतजार होता है, मगर बावजूद उसके कि रात की भी स्थिति नॉर्मल बनी रहती है और रात को भी वो लाइट देने में नाकाम है। फिलहाल कोई अधिकारी फोन नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि कोई जवाबदेही जो है वो ऐसे अधिकारी कोई है नहीं जो जवाब दे सके। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, थोड़ी बहुत राहत लोगों को गर्मी से ज़रूर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है उसने तापमान को 10 डिग्री तक कम कर दिया है, जो एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के बीच शुक्रवार को महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों का दौर देखने को मिला। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 10 जनपद पहुंचकर कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। तो मुलाकात के बाद कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण रही और इसमें कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि उन्होंने इससे अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। सिद्धारमैया की ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कर्नाटक की राजनीति को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। बैठक के बाद सिद्धारमैया 10 जनपद से रवाना हुए और फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुंचे। इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल और बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन बैठकों के एजेंडे को लेकर आधिकारिक रूप से कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि कर्नाटक की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है। दिल्ली में हुई इन लगातार बैठकों को कांग्रेस नेतृत्व की महत्वपूर्ण राजनीतिक कवायद माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की नज़र अब पार्टी नेतृत्व की अगली घोषणा और कर्नाटक से जुड़े संभावित फैसलों पर बनी हुई है।
वहीं दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री और देश के वरिष्ठ किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर किसान घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने अपने दादा चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उनके किसान हितों के लिए किए गए योगदान को नमन किया। तो जयंत सिंह सुबह किसान घाट पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में चरण सिंह के विचारों और किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया गया। चौधरी चरण सिंह को देश में किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ग्रामीण भारत, खेती और किसानों के अधिकारों को प्राथमिकता दी। उनके कार्यों और नीतियों का प्रभाव आज भी भारतीय राजनीति और कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। जयंत सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का जीवन किसानों और आम लोगों की सेवा के लिए समर्पित रहा। उनके सिद्धांत और विचार आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर किसान घाट पर कई नेताओं, समर्थकों और लोगों ने पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। वहीं ग्रेटर नोएडा में बढ़ती गर्मी के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में संचालित कई आइसक्रीम फैक्ट्रियों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर विभागीय टीमों ने छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 8 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित किए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। कार्रवाई के दौरान निरोलास ब्रांड की रेड वेलवेट क्रीम के 25 डिब्बे सीज किए गए। विभाग के अनुसार इन उत्पादों के लेबल पर आवश्यक जानकारी दर्ज नहीं थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य उत्पादों पर निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और अन्य जरूरी विवरण स्पष्ट होना अनिवार्य है। जांच अभियान में आइसक्रीम, कुल्फी और बादाम शेक जैसे उत्पादों के सैंपल भी लिए गए। साथ ही हलाल प्रमाणन वाले खाद्य पदार्थों को लेकर भी विशेष जांच अभियान चलाया गया। विभाग ये पता लगाने में जुटा है कि उत्पाद तय मानकों और नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ किया है कि आम लोगों की सेहत से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। विभाग ने आगे भी लगातार जांच और कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। आम जनमानस को ग्रीष्म ऋतु में गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ को उपलब्ध कराने के लिए हमारा खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन विभाग लगातार सक्रिय है और विभिन्न टीमें विभिन्न प्रतिष्ठानों पर चेकिंग करके कार्रवाई कर रही है। यथा आवश्यकता सैंपल कलेक्ट कर रही है, सीजर कर रही है और इसी क्रम में आज भी 8 नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और लगभग 56 किलोग्राम आइसक्रीम सीज की गई है। वहीं थाना भवन क्षेत्र के गांव हसनपुर लोहारी से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां मेहनत मजदूरी कर परिवार चलाने वाले एक साधारण पिता के दोनों बेटों ने वर्दी वाली सेवाओं में चयन पाकर गांव और परिवार का नाम रोशन कर दिया है। 5 महीने पहले छोटे बेटे का भारतीय सेना में चयन हुआ था, जबकि अब बड़े बेटे सचिन कश्यप ने बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयनित होकर एक नई मिसाल कायम की है। सचिन कश्यप ने सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन के बल पर यह सफलता हासिल की। बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे सचिन ने कठिन परिस्थितियों के बीच लगातार तैयारी जारी रखी। कई चुनौतियों का सामना करने के बाद आखिरकार उन्होंने बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा पास कर अपने माता पिता का सपना साकार किया। परिजनों के अनुसार सचिन के पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने कभी बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के साथ समझौता नहीं किया। माता पिता के त्याग और मेहनत का ही परिणाम है कि आज दोनों बेटे देश सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। सचिन की सफलता की खबर मिलते ही गांव में खुशी का माहौल बन गया। ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने परिवार को बधाई देते हुए इसे संघर्ष, मेहनत और मजबूत इरादों की शानदार मिसाल बताया। वहीं मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव रोहिनहरजीपुर में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। तो दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते देखते खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से लोग आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान पथराव भी हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव कर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो करीब 2 दिन पुराना है। हालांकि वीडियो
वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस सतर्कता बरत रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 63 क्षेत्र स्थित चोटपुर कॉलोनी में तेज रफ्तार आंधी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां एक निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के समय वहां से गुजर रहा एक 15 वर्षीय छात्र दीवार की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज आंधी और खराब मौसम के चलते निर्माणाधीन भवन की दीवार कमजोर होकर गिर पड़ी। दीवार गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने घायल छात्र को मलबे से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने निर्माणाधीन भवन की स्थिति का निरीक्षण किया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी। तेज आंधी के बीच कमजोर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और निर्माण कार्य से जुड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। तो मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र स्थित करबला रोड पर देर रात कुछ बाइक सवार युवकों की हरकत चर्चाओं का विषय बन गई। आरोप है कि एक ही बाइक पर सवार 3 युवकों ने मुस्लिम बहुल मोहल्ले से गुजरते हुए धार्मिक नारे लगाए, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात बाइक पर आए युवकों ने सड़क से गुजरते समय जय श्री राम के नारे लगाए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। हालांकि मौके पर किसी तरह का टकराव या हिंसक स्थिति सामने नहीं आई, लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं माहौल खराब कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि करबला रोड क्षेत्र पहले भी संवेदनशील घटनाओं और विवादों को लेकर चर्चाओं में रह चुका है। ऐसे में देर रात की गई इस तरह की नारेबाजी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर किसी प्रकार का टकराव हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती। मामले में जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि युवकों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। वहीं दिल्ली के यमुना बाड़ क्षेत्र यानी कि जोन 0 में बढ़ते अवैध निर्माण पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि यमुना खादर में बनी रिहायशी कॉलोनियां पूरी तरह गैर कानूनी है और नए निर्माण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनप्रीत परितान सिंह अरोरा की बेंच ने कहा कि एमसीडी इंजीनियरों की निगरानी में अवैध निर्माण हो रहे हैं। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि जोन 0 की 91 अवैध कॉलोनियों को 31 दिसंबर 2026 तक अस्थायी राहत मिली हुई है। साथ ही करीब 5 से 6 लोगों के पुनर्वास की योजना पर काम चल रहा है। वहीं दिल्ली के गांधीनगर इलाके में दिल्ली पुलिस ने ढोलबाज गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से आने वाले बाहर के यात्रियों को निशाना बनाकर ठगी करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 ऑटो रिक्शा भी बरामद किए हैं। मामला तब सामने आया जब बिहार के मुजफ्फरनगर निवासी सोनू कुमार ने शिकायत दी कि कश्मीरी गेट से आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाते समय ऑटो में बैठे लोगों ने उसे आतंकी खतरे और पुलिस चेकिंग का डर दिखाकर 8,000 रुपये ठग लिए। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी की मदद से इम्तियाज, रोहित और सनी सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका गैंग ढोलबाज गैंग के नाम से जाना जाता है। पुलिस अब गैंग की अन्य वारदातों की जांच कर रही है। वहीं बिहार के बख्तियारपुर में शराबबंदी कानून को लागू करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों के हमले का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक अवैध शराब की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम गांव में छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीणों और टीम के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि ग्रामीणों ने टीम को घेर लिया और कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान महिलाओं के साथ मारपीट और अभद्रता के आरोप भी लगाए गए हैं।
जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया है। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और हालातों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का आरोप है कि छापेमारी के दौरान महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना के वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनकी जांच की जा रही है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर पहले भी कई बार ऐसे विवाद सामने आ चुके हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कानून के अमल और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोप प्रत्यारोप के बीच इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आर्थिक दबाव ही ईरान को बातचीत की मेज तक लेकर आया है। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका का मैक्सिमम प्रेशर और इकोनॉमिक फ्यूरी नीति ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है, जिसके चलते तेहरान को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार, शिपिंग नेटवर्क, वित्तीय लेन देन और सैन्य फंडिंग पर लगातार कार्रवाई कर उसकी आर्थिक ताकत को कमजोर किया है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के सैन्य तेल कारोबार से जुड़े कई जहाज़ों और कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन आर्थिक प्रतिबंधों का मकसद युद्ध नहीं बल्कि ईरान के व्यवहार में बदलाव लाना है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना बन रही है, लेकिन अंतिम फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में होगा। दूसरी तरफ ईरान लगातार अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों का विरोध करता रहा है। ऐसे समय में जब पश्चिमी एशिया में तनाव, परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर हालात संवेदनशील बने हुए हैं। स्कॉट बेसेंट का यह बयान वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।